छोटे शहर, बड़ा दांव और रियल एस्टेट में बनती संभावनाएं। अब सवाल यह है कि क्या भारत का प्रॉपर्टी मैप बदलने वाला है? क्या वो शहर जिन्हें अब तक उभरते कहा जाता था, वो अब सबसे बड़े ग्रोथ इंजन बनने जा रहे हैं? दरअसल तस्वीर तेजी से बदल रही है। सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त फोकस है। मेट्रो, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और इसके साथ जुड़ती नौकरियां, ये सब मिलकर छोटे शहरों की जमीन में नई संभावनाएं दिखा रहे हैं। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट स्क्वायर यार्ड्स ने एक डेटा जारी किया है। उसके मुताबिक अगले 2 से 4 साल में टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में जमीन की कीमतें 25 से 100% तक बढ़ सकती हैं। अच्छा और सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब बाजार स्पेक्यूलेशन से नहीं बल्कि जरूरत से चल रहा है। जहां रोजगार के आधार पर घरों की मांग बढ़ने की संभावना दिख रही है, तो क्या छोटे शहर अब बड़े मुनाफे की गारंटी बन सकते हैं? कहां है सबसे ज्यादा मौके और कहां छिपा है जोखिम? इसी बड़े बदलाव की पूरी पड़ताल करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। सुनीता मिश्रा हैं, वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एंड इंसाइट स्क्वायर यार्ड्स की, और प्रदीप मिश्रा हैं, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं। तो प्रदीप जी और सुनीता जी, बहुत शुक्रिया और बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ जुड़े, अपना समय दिया आपने। तो सुनीता जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा और आपसे समझना चाहूँगा कि आपकी जो रिपोर्ट है वो 100% तक ग्रोथ की बात करती है। क्या ये पिछले 5-10 साल का कोई उदाहरण है जहाँ पर इतने बड़े स्केल पर ये ग्रोथ टिकाऊ साबित हुई हो? आपके डेटा का बेस और सैंपल साइज क्या है? जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद अपने प्रोग्राम में मुझे शामिल करने के लिए, स्पेशली हमारे रिपोर्ट मोस्ट के बारे वेलकम। में बात करने। सबसे बड़ा एग्जाम्पल दीपक जी, और बिल्कुल करंट न्यूज में भी है तो हम उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। वही एग्जाम्पल ले लेते हैं जेवर एयरपोर्ट का। पिछले 5 सालों में वहां पर जेवर एयरपोर्ट के आसपास जो प्लॉट की कीमतें हैं वो लगभग 5 गुना बढ़ गई है। 2015 में सबसे पहले अनाउंसमेंट हुआ था इस पे, एयरपोर्ट को बनाने का निर्णय लिया था भारत सरकार ने। उसके बाद से प्राइस ग्रोथ वहां लगातार रही, लेकिन जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सुदृढ़ होता गया, जैसे जैसे प्लान्स फर्म अप होते गए, प्राइसिंग की जो ग्रोथ थी उसने भी तेजी पकड़ ली। तो आप देखेंगे कि 5 साल में 5 गुना कीमतें ऑलरेडी बढ़ गई हैं। ये हमें दिखाता है, हमारे पास डेटा के साथ, हमारे पास एग्जाम्पल के साथ ये पूरा प्रूफ है कि अगर कहीं बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें एयरपोर्ट, रोड प्रोजेक्ट्स जैसी चीजें शामिल हैं, एक्सप्रेसवेज टाइप की, अगर वो आती हैं किसी भी शहर में, नोएडा उसके पहले एक बड़ी अलग प्रॉपर्टी मार्केट था, आज की डेट में वो बहुत अलग प्रॉपर्टी मार्केट बन चुका है। सो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से किसी भी शहर के प्रॉपर्टी मार्केट को बदलने में सक्षम है। प्रदीप जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि ग्राउंड पर क्या सच है? इतनी तेजी दिख रही है या फिर सिर्फ अनाउंसमेंट ड्रिवन हाइप है ये? देखिए दीपक जी, मैं कहूंगा कि ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ये कहना गलत होगा कि सिर्फ अनाउंसमेंट ड्रिवन हाइप है ये। ग्राउंड रियलिटी में एक्टिविटी डेफिनेटली दिख रही है, लेकिन ये हर जगह नहीं है, ये सिलेक्टिव है। जहां एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क शुरू हुआ है, जैसे कि हाईवे, एक्सप्रेसवेज, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एयरपोर्ट्स, वहां रियल डिमांड है, जेन्युइन प्राइस मूवमेंट देखने को मिल रही है। जहां सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है और एग्जीक्यूशन अभी बाकी है, वहां थोड़ी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी देखने को मिल रही है। और दूसरी बात यह है कि मार्केट का नेचर भी चेंज हो रहा है। पहले डिमांड मोस्टली इन्वेस्टर ड्रिवन थी, अब धीरे धीरे वो एंड यूजर ड्रिवन बढ़ रही है, खासकर टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के अंदर, जहां अफोर्डेबिलिटी अभी भी बेटर है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि पूरा मार्केट बूम में नहीं है। प्रीमियम सेगमेंट में कई जगहों पर डिमांड स्ट्रांग दिखती है, और मिडिल क्लास हाउसिंग अभी भी प्रेशर में है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी इशू पूरी तरह सॉल्व नहीं हुए हैं। ये ऑल अराउंड बूम भी नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, जहां ग्रोथ उन्हीं लोकेशन में हो रही है, और वहां इंफ्रा, जॉब्स और कनेक्टिविटी जहां तीनों साथ आ रहे हैं, वहां पर एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है। सुनीता जी, क्या ये आंकड़े लॉन्च प्राइस और लिस्टेड प्राइस पर बेस्ड हैं या रजिस्ट्री वैल्यू पर, यानी असली डील प्राइस पर? ये लॉन्च प्राइस पर ही बेस्ड है दीपक जी, रजिस्ट्री प्राइस पर बेस्ड नहीं है हमारे यहाँ। ये न्यू प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है, उनसे लिए गया। ठीक है, इससे आगे एक और बात की, रिपोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा ट्रिगर बताया गया है, लेकिन भारत में कई प्रोजेक्ट में देरी होती है। ऑन टाइम डिलीवरी सबसे बड़ी चिंता है भारत में। उस रिस्क को कैसे आपने फैक्टर किया? जैसा कि मैंने पहले भी कहा,
सो एग्जीक्यूशन विल ऑलवेज द की, चाहे वो एक हाउसिंग प्रोजेक्ट की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात हो। अगर डिले हुआ, डिले को फैक्टर इन करके ये चीजें नहीं रखी गई हैं, जो आंकड़े हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं अपनी रिपोर्ट में, दे आर बेस्ड ऑन प्रॉपर एग्जीक्यूशन की जो टाइमलाइन सरकार ने रखी है, उस टाइमलाइन को ध्यान में रखते हुए अगर चीजें ठीक से आगे बढ़ेंगी, बेस्ड ऑन दैट ये ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। एग्जीक्यूशन विल ऑलवेज बी द की फॉर एवरीथिंग। प्रदीप जी, टीयर 2-3 शहरों में अक्सर देखा गया है कि इंफ्रा के आसपास कीमतें पहले बढ़ती हैं और फिर लंबे समय तक ठहर जाती हैं। क्या यही चक्र फिर दोबारा दोहराता हुआ दिखेगा या स्थिति कुछ और होगी? देखिए दीपक जी, आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर अनाउंस होते ही प्राइजेस तेजी से बढ़ जाते हैं और फिर कुछ समय के लिए ठहर जाते हैं। तो जो पहले पैटर्न था, अनाउंसमेंट के बाद इन्वेस्टर जल्दी एंट्री लेते थे और प्राइस शूट अप हो जाते थे। लेकिन ग्राउंड पर जॉब्स और इकोनॉमिक एक्टिविटी उतनी फास्ट नहीं होती थी, इसीलिए डिमांड सस्टेन नहीं रह पाती थी और मार्केट स्टेगनेंट हो जाती थी। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज आया है। अब यह है कि इस बार अनाउंसमेंट नहीं है बल्कि एग्जीक्यूशन बैक पुश है। बजट 2026 में सरकार ने करीब 12 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग अनाउंसमेंट की है, जो अपने आप में रिकॉर्ड लेवल है। इसका मतलब प्रोजेक्ट सिर्फ पेपर पे नहीं है, अब ग्राउंड पे भी तेजी से उतरने वाले हैं। मेरे को लगता है अब डिमांड धीरे धीरे एंड यूजर ड्रिवन हो रही है। पहले की तरह सिर्फ इन्वेस्टर ड्रिवन ये नहीं है। और अब एंड यूजर जो मार्केट में आता है तो प्राइस सस्टेनेबल रहते हैं और सिर्फ स्पाइक करके नहीं रुक जाते। वो शॉर्ट टर्म में कुछ माइक्रो मार्केट में आप देखेंगे कि ओल्ड साइकिल जरूर दिखेगा, पहले स्पाइक और फिर पॉज, लेकिन ओवरऑल साइकिल अब ज्यादा मैच्योर दिख रही है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ मेरे को दिख रही है। सुनीता जी, अगर हम रिपोर्ट के आंकड़ों को देखें तो जमीन का जिक्र ज्यादा है। जाहिर है छोटे शहरों में जमीन की उपलब्धता भी ज्यादा है। क्या ये रिपोर्ट जो है वो निवेशकों को लैंड प्लॉट की ओर पुश करती हुई दिख रही है, जबकि वहां रेगुलेशन और फ्रॉड के केसेस ज्यादा होते हैं? दीपक जी, हमने अपने रिपोर्ट के थ्रू ये दिखाने की कोशिश की है कि इनिशियल फेज में जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अनाउंस होता है तो ग्रोथ सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलती है। ग्रोथ सबसे ज्यादा हमेशा जमीन में ही देखने को मिलेगी। प्रोजेक्ट्स में ग्रोथ जो आपके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके यूनिट प्राइस में इस तरह से इतना उछाल, 5 गुना उछाल 5 साल में, ये जमीन में ही देखा जा सकता है। क्योंकि वहां पे, जैसा प्रदीप जी ने कहा भी, वहां पे स्पेक्यूलेशन का स्कोप भी थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए उछाल भी ज्यादा होता है। आपकी दूसरी बात भी बिल्कुल ठीक है कि ऐसे में बहुत सारे कॉन आर्टिस्ट्स आपके मार्केट में आ जाते हैं, जो स्पेक्यूलेशन का फायदा उठाकर, जो हमारे रूकी बायर्स हैं, जो हमारे नाइव इन्वेस्टर्स हैं, जो सोचते हैं कि बहुत छोटे समय में उनको अपना निवेश बहुत तेजी से बढ़ा लेना है, उनको ऐसे जालसाज डीलर्स से बचकर रहें। प्रदीप जी, क्या छोटे शहरों में लिक्विडिटी उतनी मजबूत है कि निवेशक समय पर एग्जिट भी ले सके? देखिए दीपक जी, ये आपका सवाल बिल्कुल प्रैक्टिकल है। क्योंकि टीयर 2 टीयर 3 सिटी में सबसे बड़ा कंसर्न हमेशा लिक्विडिटी का ही रहता है कि एंट्री तो हो जाती है लेकिन एग्जिट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मैं ऑनेस्टी से बात करूं तो अभी भी छोटे शहरों में लिक्विडिटी मेट्रो सिटी जितनी स्ट्रांग तो नहीं है। हम्म। मेट्रो में आपको बायर जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन छोटे शहरों में एग्जिट थोड़ा टाइम लेता है, स्पेशली रीसेल जब आप करने जाते हैं, फ्रेश में हम्म। नहीं, रीसेल में जब करने जाते हैं। हम्म। लेकिन सिचुएशन धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, वैसे वैसे उन एरियाज में एंड यूजर बेस बढ़ रहा है और वहां लिक्विडिटी को भी स्ट्रांग बना रहा है। पहले डिमांड मेनली इन्वेस्टर्स पे डिपेंडेंट थी और हम्म। एग्जिट होना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब रियल बायर्स आ रहे हैं जो खुद रहने के लिए ले रहे हैं। इससे मार्केट की डेप्थ अब आ रही है। और हम्म। एक और इम्पॉर्टेंट चेंज ये देखने को मिल रहा है कि ऑर्गेनाइज डेवलपर्स और ब्रांडेड प्रोजेक्ट्स भी अब टीयर 2 सिटीज के अंदर आ रहे हैं, हम्म। जिससे कहीं ना कहीं मार्केट में ट्रस्ट बढ़ रहा है और रीसेल लिक्विडिटी भी बेटर हो रही है। हम्म। हाँ, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि लोकेशन में लिक्विडिटी स्ट्रांग जो होती है, अगर लोकेशन अच्छी है तभी लिक्विडिटी स्ट्रांग होगी। प्राइम लोकेशन और इंफ्रा कनेक्टेड एरियाज और साथ में जॉब हब्स, इन एरिया में आप देखेंगे तो रिलेटिवली एग्जिट थोड़ा सा आसान होगा। और आउटस्कर्ट्स या मतलब बिल्कुल दूर वाले एरिया में आप चले जाएंगे तो वहां स्पेकुलेटिव एरिया में अभी भी मेरे को रिस्क दिखता है।
सुनीता जी, आप कह रहे हैं कि एंड यूजर डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन टीयर 2 शहरों में अभी भी इनकम लेवल और जॉब स्टेबिलिटी चुनौती है। क्या ये विरोधाभास नहीं है? जी, ये इसको विरोधाभास ऐसा समझा जा सकता है कि ये है, लेकिन ऐसा है नहीं। जब कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर आता है तो लाजमी है कि वहां जॉब्स भी आती हैं। लेकिन आपकी बात भी कुछ हद तक सही है। इसी चीज को आइडेंटिफाई किया है सरकार ने, और इसी चीज को इसी समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने सिटी इकोनॉमिक रीजन्स का भी, आपने सुना होगा, बजट में अनाउंसमेंट किया। इसके तहत जो हमारे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा इनफैक्ट 5,000 करोड़ रुपए 5 साल के लिए हर रीजन को दिया जाएगा, जिससे उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। वहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को बढ़ाया जाएगा, वहां जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है उनको बढ़ाया जाएगा, जिससे इवेंचुअली हमारा जॉब मार्केट भी बेटर होगा। सो यस, आपकी बात बिल्कुल सही है कि बिना कहीं रोजगार हुए, बिना एक मध्यम वर्गीय इंसान, जो कि भारत का आम होम बायर एक मध्यम वर्गीय इंसान ही है, उसका सारा घर खरीदने का सपना रोजगार से ही रिलेटेड होता है। तो आपकी बात बिल्कुल है कि बिना रोजगार की अपॉर्चुनिटीज बढ़े, एक सस्टेनेबल रियल एस्टेट मार्केट आप नहीं खड़ी कर सकते। तो उस दिशा में सरकार ने बहुत कुछ काम किया है। इस बजट में बहुत सारे अनाउंसमेंट्स किए। सुनीता जी के मुताबिक इसे स्ट्रक्चरल ग्रोथ कह सकते हैं। प्रदीप जी, क्या आपको ये वाकई स्ट्रक्चरल ग्रोथ लगती है या एक नया रियल्टी साइकिल का बबल है? क्योंकि हमने कोविड पीरियड में देखा है हर सेगमेंट में बम्पर सेल थी, जो घटकर अब 17% रह गई है, अफोर्डेबल की खासकर। देखिए दीपक जी, अफोर्डेबल कम बिक रहा है ऐसा नहीं है। अफोर्डेबल आज भी डिमांड में है, लेकिन मजबूरी है कि अफोर्डेबल बन नहीं रहा है। और जब तक अफोर्डेबल बनेगा नहीं तो अफोर्डेबल बिकेगा कैसे? सबसे बड़ी दिक्कत मैं पिछले कुछ दिनों में देखी है कि गवर्नमेंट खुद जो ऑक्शंस करती है, डेवलपर्स को लैंड देती है, उसके प्राइजेस बहुत ऊपर चले गए ऑक्शन में, मतलब बोली बहुत ऊपर जा रही है। और उसका इफेक्ट ये आता है कि लैंड प्राइजेस, जो रेगुलर लैंड प्राइजेस हैं, जहां पे आप फार्मर से या लोकल लैंड ओनर से लैंड खरीद के फिर सीएलयू लेके आप बनाते हैं प्रोजेक्ट एज ए डेवलपर, वहां पर भी कंपैरेटिवली प्राइस का, ऑक्शन का असर देखने को मिलता है। तो वहां पर भी प्राइसेस काफी ऊपर चले गए। अब अगर गुड़गांव जैसे एरिया में 50 to 70 CR पर एकड़ नॉर्मल एरिया में लैंड मिलती है, और प्राइम एरियाज में 100-150 करोड़ रुपीस पर एकड़ तक लैंड चली जाती है, तो उसके प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन, उस पर जो प्रोजेक्ट डेवलप होगा, उसका जो एग्जीक्यूशन है वो ऑटोमेटिकली बहुत हाई चला जाएगा। तो डेवलपर की भी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट काफी ज्यादा है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा है। और अभी आप देख रहे हैं जिस हिसाब से वॉर सिचुएशन चल रही है, तो इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं महंगाई भी पूरी तरह बढ़ रही है। तो इसका इफेक्ट ये है कि डेवलपर के पास भी मजबूरी हो जाती है कि वो लग्जरी प्रोजेक्ट लेकर आए, जिसमें कहीं ना कहीं वो मार्केट में सस्टेन कर पाए। सुनीता जी, वाकई अगर ये इतना बड़ा मौका है तो क्या बड़े डेवलपर्स और फंड्स पहले से आक्रामक तरीके से इन शहरों में एंट्री ले चुके हैं, या फिर अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति है? देखिए, कुछ शहरों के बारे में ये बात कही जा सकती है। अयोध्या इसका बहुत बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल है। जब वहां पे अ, अ, राम मंदिर बनने के साथ साथ एयरपोर्ट भी बन रहा था, उस बीच वहां प्राइसेस काफी बढ़ गए। हमारे मुंबई एनसीआर के कुछ बड़े डेवलपर्स ने वहां पर वहां की फिजिबिलिटी को समझते हुए वहां अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। वो प्रोजेक्ट्स अभी भी दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल इन द मार्केट। सो क्योंकि अब ये नए ग्रोथ स्पॉट्स हैं, क्योंकि टीयर 1 की का ग्रोथ लेवल जो उनसे जितना प्रॉफिटेबिलिटी बनती थी, वो शायद अब उसमें बहुत मॉडरेशन आ चुका है। तो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज को बड़े डेवलपर्स एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे, एंड वी आर वेरी श्योर दैट दे विल कंसिडर दीज मार्केट्स अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए। वो इन पे अग्रेसिव रहेंगे, बुलिश रहेंगे। दीपक जी, प्रदीप जी, क्या आम होम बायर के लिए ये सही समय है एंट्री का, या फिर उसे अभी और स्पष्टता का इंतजार करना चाहिए? देखिए दीपक जी, रियल एस्टेट मार्केट में हमेशा एंट्री का समय होता है, लेकिन अगर हमारी इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक साइंस की तरह, एक मैथ्स की तरह कैलकुलेटिव हो, तब। प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज नहीं है, कोई भी चीज कहीं पर भी जाके आपने ले ली और वो प्राइस बढ़े या घटे और फिर आप किस्मत को दें या मार्केट को कोसते रहें। एक्चुअल में अगर कैलकुलेशन परफेक्ट है, कैलकुलेशन परफेक्ट कैसे होगी? सबसे पहले आपको गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या करना चाहती है, इसको समझना पड़ेगा।
अगर आप इसको समझ रहे हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर करने का प्लान गवर्नमेंट का समझ रहे हो, उस एरिया का मास्टर प्लान समझ रहे हो, और वहां क्या एक्टिविटी है, गवर्नमेंट के क्या प्रपोज और प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर, अगर आप इन सभी चीजों को समझ रहे हो और फिर वहां पर उसी आसपास पेरिफेरल एरिया में सभी अप्रूवल्स को देखते हुए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा रिटर्न देगी। रियल एस्टेट हमेशा रिटर्न देने वाला प्रोडक्ट है। लेकिन अगर इसके विपरीत आप बगैर कुछ समझोचे समझे किसी भी जगह कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो उसके रिटर्न की गारंटी नहीं है। तो मेरे हिसाब से एनी टाइम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हमेशा आपको रिटर्न देगी, सब्जेक्ट टू कंडीशंस, मतलब प्रैक्टिकल तरीके से, प्रैक्टिकल अप्रोच से अगर बाइंग की गई हो और इन्वेस्टमेंट सोच के की गई हो तो रिटर्न जरूर मिलेगा। बिल्कुल, यानी छोटे शहरों में अपार संभावनाएं बन रही हैं क्योंकि सरकार का फोकस बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर है। जाहिर है, जब मेट्रो, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप होते हैं तो नौकरियां भी आती हैं और उसका असर रियल एस्टेट पर साफ तौर पर देखने को मिलता है। रिपोर्ट का भी आधार लगभग यही है, लेकिन जैसे ही संभावनाएं बनती हैं वैसे ही फर्जीवाड़े करने वाले भी एक्टिव हो जाते हैं और फोमो स्ट्रेटजी के साथ लोगों को फंसाने की कोशिश भी करते हैं। आपको नहीं फंसना है, अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, संयम का इस्तेमाल करना है, तभी किसी प्रॉपर्टी में निवेश करना है। प्रदीप जी, सुनीता जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।